अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा हाउस ऑफ कॉमर्स के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। और इस बार जो हमारे साथ पर्सनालिटी शामिल है हाउस ऑफ कॉमर्स में, वो एक बड़ी डिफरेंट और मैं कहूँगा कि बड़ी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। बिकॉज़ डायनामिक हैं, कई सारे फर्म्स में वो काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ चला रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं और उसके साथ साथ बड़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी हमें नज़र आते हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ग्रुप ऑफ कंपनी के, उसके साथ साथ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं काटी के, उसके साथ साथ बानी और सदर भी हैं पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ फराजुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। फराज साहब, इतनी सारी कंपनीज़, आपकी पर्सनालिटी और आपकी उम्र देख के लगता नहीं है कि आप इतनी सारी कंपनीज़ को इतनी जल्दी रन कर पाए। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने किस तरह स्टार्ट लिया और अपनी बिज़नेस को किस तरीके से परवान चढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। और बात ये है कि ये सफ़र कारवां जो है ये शुरू तो बहुत ही अर्ली 60s से है और मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी। फिर उसके बाद इस कारवां को आगे मेरे चचा भी लेके चले, फिर मेरे बड़े भाई लेके चले और आज मैं उसमें शामिल हो गया। तो ये फैमिली बिज़नेस है और फैमिली बिज़नेस के अंदर तो डेफ़िनेटली आपने उसके साथ फिर कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के कुछ अपने भी नए वेंचर्स करने का आपको शौक़ होता है। तो यकीनी तौर पे उसका भी हमने किया, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इसमें ऐड किया इसके अंदर। बाकी तो उसे भी MY के नाम से ही किया आपने? जी, MY शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। तो इसी वजह से ये MY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हो जाता है। तो इसके अंदर हम आबाद के भी बानी हैं MY कॉर्पोरेशन के हवाले से, और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। जी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और उसके अलावा कोरंगी एसोसिएशन के भी बानी हैं। तो इस हवाले से भी हमें काफ़ी अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी एज मिल जाता है। ज़बरदस्त। तो आपने सबसे पहले जो है स्टेप लिया, तो किस सेक्टर में सबसे पहले आपने कदम रखा? जब मैं आया और मैंने कहा भाई को कि मैं बिज़नेस में अपना इनपुट देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे हमारी गोरतनदास मार्केट में कपड़े की होलसेल की दुकानें, गारमेंट्स नहीं, कपड़ा, कच्चा कपड़ा। अच्छा, कच्चे कपड़े, लेडीज़ कपड़ा, ठीक है, फैब्रिक। तो उसकी दुकान पे जो है वो होलसेल की हमारी दुकानें थी। तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले जो है वो अंडर ट्रेनिंग सेशन मुझे वहाँ बिठाया गया। अच्छा, इंटर्नशिप आपने वहाँ से स्टार्ट? यस, आफ्टर माई मैट्रिक के बिल्कुल फ़ौरन बाद छुट्टी। अच्छा जी, मैट्रिक के फ़ौरन बाद। तो वो जो है वहाँ से फिर मैंने शुरू किया, फिर मैं होते रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो है वो फैब्रिक की शॉप खोली हैदरी मार्केट में। उसके बाद वहाँ से फैब्रिक का काम करता रहा। यानी उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था गस कैसे पकड़ा जाता है, किस तरह से आप सेलमैनी किस तरह करनी होती है, क्या। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं फराज साहब? ये 1992 से, हाँ, तकरीबन 1992। तो वहाँ से 1992 से आपने आगाज़ किया प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया। तो जैसे हर बच्चे के दिमाग में होता है और हमारे भी दिमाग में था कि जी अभी हमने स्टार्ट किया है तो विद इन अ मंथ हम ये ख़रीद लेंगे, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर मैं जो है मल्टी मिलियनर हो जाऊंगा। जो आजकल की, खास करके आजकल की जनरेशन की जो सोच है, की जो नौजवान नस्ल की जो सोच रही है, मैं इसलिए ये साथ साथ इसलिए बताता हूँ, चल रहा हूँ कि स्टार्टअप्स के अंदर नॉर्मली हमारे जो यूथ है उसके अंदर यही एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि वो फास्ट भागते हैं, और ये उनकी बट नेचुरल प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मैं देयर इज़ नो शॉर्टकट बट दे वांट टू शॉर्टकट। हाँ, तो इसलिए होता ये है कि फिर आदमी को ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम गिरता है, फिर संभलता है। तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से अगर परवान चलना शुरू हुआ तो फिर अभी तक मैं हाइट की तरफ हूँ। मुसलसल तौर पे फ़्लाइट आपकी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी फिर ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। असल में हम लोग कॉस्मेटिक चेहरे के
मालिक होते हैं ना। नॉर्मली लोग जो है वो आजकल तो फेसबुक ने और ज़्यादा तबाही मचाई हुई है कि हर इंसान जो है वो ऐसा लगता है कि जी वो या तो दिलीप कुमार है या अमिताभ बच्चन है। मतलब मैं पुराने नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक्चुअली एक सेलिब्रिटीज़ वाली लुक्स जो है ना वो सारे लोग दे रहे होते हैं। तो किसी ने बड़े खूबसूरत बात की कि जी फेसबुक पे देख के जो है वो बरदिखावा जो है उसकी पिक्चर जो है वो नहीं बन जाती। और मतलब ये कि हर तस्वीर जो फेसबुक पे अच्छी लग रही होती है वो पीछे से अच्छा नहीं होता। तो जाहिर है सोशल मीडिया आती है तस्वीर तो वो तस्वीर का रुख ही चेंज हो जाता है। जी तस्वीर का जी हाँ, रुख ही बिल्कुल चेंज ऐसे। हो जाता है। वैसे फराज साहब, आप मैंने देखा है और सुना भी है, जाना भी है कि सोशल काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं और सोशल इवेंट्स में आपका बड़ा आमद रफ्त रहता है। तो उस हवाले से क्या आपका इवेंट मैनेजमेंट से भी कोई ताल्लुक़ है जब इतनी सारी कंपनीज चला रहे हैं? ये बड़ी खूबसूरत आपने सवाल किया और इससे आप निकाल। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट हमने शुरू किया था सन 2003 में। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि फराज साहब ने इवेंट मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट में 2003 से बिस कंज्यूमेटिव, उसके अंदर मैंने हेल्थ ब्यूटी एंड स्टाइल एग्जीबिशन की। उसके अंदर मैंने फाइनेंशियल आइडियाज़, एक बहुत यानी टफ़ सब्जेक्ट था उस वक्त, जिसमें बैंक्स को नुमाइश के लिए एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाने पर आप किसी को यानी बैंक को उमादा करता वो इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, शौकत अजीज़ साहब ने कुछ पॉलिसीज़ लेके आए थे जो कि कंज्यूमर फाइनेंस के हवाले से थी। तो उस वक्त हमें ये आइडिया क्लिक किया कि जी क्यों ना हम और तमाम बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक ही जगह पे एक छत के तले उनको रखें ताकि ये कि लोग उससे बेनिफिशरी हों और उनको पता लगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो बैंक्स में मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने एक बहुत आइडिया जो है वो 2004 में हमने वो फ्लोट किया था और पहले इरादा था 2003 में उसको प्लान करने का, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ी डेट्स आगे लेनी पड़ी क्योंकि बैंकिंग की कॉरेस्पॉन्डेंस, उनके मार्केटिंग हेड, उनको कन्वेंस करना कोई बहुत मुश्किल काम था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया। मतलब स्ट्रगल, एक तो स्ट्रगल ऊपर से टफ जॉब। हाँ, टफ जॉब था। तो वो चैलेंज कैसा लगा आपको? वो चैलेंज नहीं तो बेसिकली मेरी ज़िंदगी में बड़ा चेंज लेके आया। वो चैलेंज ही जो था जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला था और उसी से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन द लाइफ। ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपके पास जो है वो कोशिश है और आप मतलब मेहनत कर रहे हैं तो फिर एनीथिंग कैन बी डन। तो वहाँ पे जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। 2003 में हमने इवेंट उसको किया, 2004 में किया और मेगा सक्सेसफुल इवेंट रहा। उसमें बाहर से मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ लोग उसके अंदर आए और पार्टिसिपेट किया बाहर से। उसमें हमने एनर्जी कॉन्फ्रेंस भी रखी थी साथ में। तो वो एक अच्छा मतलब ये कि टफ़ टाइम तो था, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग वाला था, बहुत थका देने वाला था, मगर ये कि क्योंकि नॉर्मली तो लोग आते हैं ना कि आप आए और आपने देखा कि जी एक इवेंट सजाया है तो आपने कहा होगा कि जी हाँ भाई ज़बरदस्त, मगर उनको पता नहीं होता कि उस इवेंट के पीछे उनकी कितनी 3 महीने की 6 महीने की कितनी अनथक मेहनत है। उसके बाद जाके ये इवेंट कहीं जाके सजता है। उसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ रखनी होती है कि अगर ये हुआ तो ऐसे करेंगे, अगर ये हुआ तो ऐसे करेंगे, मल्टीपल स्ट्रेटजीज़। तो उसमें बहुत कुछ सीखा सर्विस सेक्टर के हवाले से देखा जाए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड है हम हमेशा से। तो जब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर जहाँ आइदर इट कंज्यूम आइदर इट डिस्ट्रॉय, तो अगर तो ये बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो फिर ज़ीरो। तो उसमें बड़ा तो कंपैरेटिवली आप क्या देखते हैं कि उस वक्त जो है बहुत कम कंपनीज हुआ करती थी इस तरह के आइडियाज़ जो कि प्रोड्यूस किया करती थी, और आज तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इस वक्त जो इवेंट मैनेजमेंट्स काम कर रही हैं वो ज़्यादा टफ़ टाइम देख रही हैं या आप लोगों ने जो टाइम देखा था वो ज़्यादा टफ़ था? देखिए, हमने जो टाइम देखा था उस वक्त कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बना हुआ नहीं था ना। उस वक्त आसिम सिद्दीकी करते थे पेगासस वाले, और वो खुर्शीद निज़ाम करते थे और हम करते थे, 3 लोग करते थे। तो उस वक्त खुर्शीद निज़ाम का जो है वो ITCN एशिया होता था और आसिम जो है वो आइडियाज़ को लेके चल रहे थे और हम जो है वो फाइनेंशियल आइडियाज़ लाए। तो फाइनेंशियल आइडियाज़ जब हम लेके आए तो काफ़ी लोगों ने उस पर वो किया कि जी ये क्यों और इसमें आइडियाज़ क्यों लगाए, क्योंकि वो मिलिट्री की एक एग्जीबिशन होती थी, उससे आइडियाज़ उससे वो लिया था हमने। तो उस पर जो है वो फिर हमने उनको कन्विंस किया। हमने कहा कि देखें 2 ही बैकबोन होती हैं,
किसी भी मुल्क के, और आजकल जंगी हालात में और बंदूकें लेके लड़ने का टाइम नहीं, इकोनॉमिकल वॉर है पूरी दुनिया में, इसी तरह लड़ा जाता है। तो हमने इसलिए ये फाइनेंशियल आइडियाज इकोनॉमिक वॉर है, तो इकोनॉमिक वॉर में हम समझते थे। और उस वक्त पाकिस्तान बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ फ्लाइट पे था, बहुत अच्छे मामला चल रहे थे पाकिस्तान के। उस वक्त तो पाकिस्तान में बूम आया हुआ था, जी, बूम खास करके बिजनेस फोरम में को अगर देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर खुशहाल थी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ थी, नए नए आइडियाज़ आ रहे थे। उसी ज़माने में सारी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हुई और बड़ा अच्छा टाइम था, और टाइम इंशाल्लाह दोबारा अच्छा आएगा इंशाल्लाह। हम बहुत ज़्यादा इसके लिए पुरुम्मीद हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया आखिर? फिर आपको क्या आइडिया आया कि नहीं जी अब इवेंट मैनेजमेंट छोड़ के किसी और तरफ जाना चाहिए, किसी और कंपनी को रन करना चाहिए? अच्छा, बात ये छोड़ता मैं कभी भी कोई काम नहीं हूँ। बात ये है कि आप एक दफ़ा किसी भी जगह पे, मैं अपने यूथ के लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, जो तजुर्बा आपने ले लिया ना वो आपका हो जाता है। बिल्कुल, बेसिकली उसको बड़े दिल से करें, चाहे वो जॉब की सूरत में कर रहे हो, चाहे काम की सूरत में कर रहे हो, बड़े दिल से करें आप उस काम आपको अपना 100% देना चाहिए। 100% आप देंगे तो फिर उसका जो तजुर्बा होता है वो ज़िंदगी में आपको रिवर्स आता रहता है। कभी कभी मेरे इवेंट मैनेजमेंट का जो तजुर्बा है वो मेरे किसी और फील्ड में काम आ जाता है, कभी और दूसरी फील्ड में काम आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तजुर्बा होता है। और मुझे इससे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आया कि जब मैं छोटा था, तो मतलब छोटे से मुराद ये कि जब मैं स्टार्टअप में था तो उस वक्त जो है वो मेरे चचा ने किसी बात पे कहा कि हाँ अभी वक्त आएगा तो तजुर्बे से तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी। तो मैं कहता था व्हाट द हेल दिस इज़ तजुर्बा, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है ना, मतलब ये कि मेहनत होती है और दैट्स इट। ठीक है ना, तजुर्बा जो है वो आदमी सोचता है कि जी कोई चीज़ नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, हालांकि दरअसल तजुर्बा ही सारे मायने रखता है। और आप नॉर्मली देखते हैं कि आफ्टर 40 जब आपकी मैच्योरिटी लेवल होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें, आपकी जिस्म उस तरह से वर्क नहीं करता मगर आपका दिमाग उस तरह से वर्क करता है कि आप मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल स्टाफ को आप लेके चल रहे होते हैं, ईजिली हैंडल कर लेते हैं। जब हम नौजवानी में थे तो शायद उस वक्त हमसे भी लोग हैंडल नहीं हो पाते थे और जज्बाती भी थे। शायद आजकल के नौजवानों की सोच हमें शायद इसी वजह से लगती है कि उस वक्त हम भी ऐसे ही सोचा करते थे कि हम बहुत जल्दी गेन कर लेंगे। हाँ, तो बेसिकली आप उस उम्र से निकल के जा चुके हैं ना, तो इसलिए आपको उन नौजवानों के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको नज़र आ रही होती है। आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेट करेगा उन्हें कि किस तरीके से जो है उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर चलना चाहिए। और आजकल जो है जैसे हम देख रहे हैं कि डिसएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारी नौजवानों में बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, इसमें SMEs बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ कहें, क्योंकि बात आपके बारे में तो हुई है और लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी SMEs के लिए भी बात करें, क्योंकि वो किसी भी मुल्क के लिए एक रील की हड्डी की मानद असर रखता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ये समझें कि पहले ये होता था कि इकोनॉमिक क्राइसिस की जद में सिर्फ गरीब आता था। अब इसने जो इस वक्त का इकोनॉमिक क्राइसिस है उसने यकीनी तौर पे सब नीचे से लेके ऊपर तक तमाम तबकों को बुरी तरीके से मुतासिर किया, और जिसकी वजह से जाहिर है कि आप अगर मतलब इनफैक्ट किसी हवाले से आप चैरिटी भी करना चाहें या कोई चीज़ करना चाहें तो आप उस तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं कि जैसे कि एक अपर मिडिल क्लास को करना चाहिए। ठीक है, अपर क्लास को यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है वो डॉलर की शक्ल में होती है। डॉलर की वजह से जो उनका प्राइस का जो डाउन होता है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, और फिर उसको उनको जो है वो कहीं ना कहीं वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। इस वक्त बेसिकली लाइफ साइकिल को खींचना, बिज़नेस को खींचना, जॉब को खींचना, किसी चीज़ को भी इस वक्त आगे की तरफ खींचना समझ लें एक जहाज़ से कम नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये बिजली के बिलों का आपको मामला पता है। इस वक्त इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो चार्जेस डाले हैं, तो हर दूसरा शख्स जो है वो सुबह से लेके शाम तक मेरे पास फ़ोन आता रहता है और के इलेक्ट्रिक के इशूज़ के ऊपर लोग बात करते रहते हैं कि जी हम किस तरह से बिल भरें, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। एक महीने भर लेंगे, 2 महीने भर लेंगे, 3 महीने भर लेंगे, उसके बाद ये सबके साथ ये परेशानी है।
और इसके साथ साथ देखें ना, एक तरफ से मार पड़ रही हो तो आदमी बर्दाश्त भी करे। एक जगह आपकी जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस अपने सर पे है, एक जगह महंगाई का चैलेंज आपके पास है, दूसरी जगह फ्लड का आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरी ये इधर से बिजली महंगी, गैस महंगी, तो आवाम जो है उसको जो रिलीफ है वो किसी सूरत में मिल नहीं रहा। पेट्रोल की प्राइसेस इतनी महंगी है कि अगर आप किसी जगह जाना चाहते हैं तो अब, पहले तो बहुत इजी था, आप कहीं पहुंच सकते थे, मगर अब जो है वो मतलब मैं बेसिकली समझता हूँ कि जब मैं किसी को कहता हूँ कि अच्छा तुम आओ, आके मुझे सीवी दे देना या फला चीज़ कर देना, तो वो बच्चा हम तक पहुँच पाने के लिए भी उसको जो है ना वो कई दिन जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है कि वो अपना फ़ंड जमा कर ले, बाइक में पेट्रोल डला ले। अब बाइक में पेट्रोल डला के सबसे आसान था कि आप कहीं पहुँच जाते थे। तो इस वक्त ये समझ लें कि सूरत हाल बड़ी पैथेटिक है और हम समझते हैं कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो अपने क्राइसिस को लेके बहुत परेशान हैं। बिजनेसमैन तो अपनी जगह परेशान है, क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं, कॉटन का जो है वो पूरा जो आपका वो है ये फ्लश आउट हो गया है सारा, आपका जितनी भी क्रॉप्स थी। और उस कॉटन की जो आगे जाके आपकी जो वाहिद इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट कर रही थी, और यकीनन उसमें भी इंपोर्ट हो रहा था, रॉ कॉटन उसमें भी इंपोर्ट होता था क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स अच्छे थे। मगर अब सोचने की बात ये है कि जब वो कॉटन नहीं होगी तो एक अच्छा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो दुनिया में कंट्रीब्यूट होता है कॉटन के अंदर, तो कॉटन एक्सचेंज के अंदर इसके प्राइसेस जो है कई गुना ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जो अभी होते चले जा रहे हैं और आगे की तरफ और बढ़ जाएंगे। तो इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसके अंदर हज़ारों लाखों लेबर्स जो है वो खपती है, तो जब वहाँ पे वो क्राइसिस आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्राइसिस नीचे आएगा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये होगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएंगे। तो सूरत हाल देखा जाए तो मैं कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं करूँगा, काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। और इस चीज़ के बारे में हम और हमारे जो दीगर रहनुमा मैं यहाँ जिक्र करूँगा हमारे भाईजान एहसन मुनीर साहब का, जो माशाल्लाह इस मुल्क की जो है वो उन्होंने इकनॉमिक के लिए बहुत हेल्प की है और हमेशा जो है वो बिजनेसमैन के उसके लिए वो खड़े रहते हैं। तो हर फोरम पे माशाल्लाह वो मौजूद होते हैं। और भी हमारे लीडर्स हैं जो हैं मौजूद, मगर ये कि उनकी जो एक बात है वो एक उनका एक बेहतरीन माशाल्लाह उनकी जो सरपरस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बड़ी एडवांटेज रहा कि हमें उनकी सरपरस्ती रही। तो हर मामले के अंदर हमने उनसे सीखा ज़िंदगी में किस तरह से चलना है, मोटिवेट कैसे होना, रहनुमाई उनसे ली। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमें एक एडवांटेज रहा। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हकीकतन मैं नहीं समझता कि ये कोई एक जगह पे या एक पुर्जा सही करने से ये मसला हल हो जाएगा। हमें मल्टीपल जगह पे सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी होके ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकालना है। हर इंडिविजुअल को नीचे से लेके ऊपर तक सबको मेहनत करनी होगी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम फ़ौजियों को, तमाम सियासतदानों को, ठीक है, यंग ब्लड को लेके आना पड़ेगा। यंग ब्लड में देखें होता ये कुछ करने का हौसला होता है, बिल्कुल ऐसे यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो नया ब्लड जो आ रहा है आगे की तरफ, उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर ये कि हर शख्स को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अगर आप किसी भी घर की एक मिसाल उठा के देख लें तो पहले ये होता था कि बाप कमाता था, पूरा घर खा लेता था। घर क्या खा लेता था, पड़ोसी भी खा लेता था, चचा ताया फपा सब खा लेते थे। आज सूरत हाल क्या है, आज सूरत हाल ये है कि हर एक घर के अंदर अगर 4 कमाने वाले हैं तो एक घर चलता है। सूरत हाल है ऐसा ही है। बात ये है कि अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मतलब 25,000 रुपये का जो आपने लोअर रख दिया कि जी ये सैलरी स्केल है मिनिमम, जिसपे भी जाहिर है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी रिजर्वेशन है उनकी कि वो अगर एक में कहीं 5,000 रुपये इंक्रीज़ करते हैं तो करोड़ों रुपए का इफेक्ट उनकी मंथली सैलरीज़ के ऊपर आता है। तो जाहिर है कि वो भी जंग लड़ रहे हैं। तो हर इंसान अपने तौर पर जो है वो परेशानी के अंदर है। जो हमारे वालिद एक मिसाल देते थे कि जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द। तो अक्सर लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं कि जी उससे क्या पता चल रहा होगा यार, वो तो मर्सिडीज़ में आ रहा है यार, उसको क्या पता लगेगा यार, वो तो लैंड क्रूज़र में आ रहा है। नहीं, घर का रहनुमा ही जानता है, घर का सरबराह ही जानता है कि घर को किस तरह लेकर चलना होता है।
बेशक सरबराह बिल्कुल जानता है, मगर बात ये है कि मैं आपकी बात यहाँ पे ये कर रहा था कि जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द। यानी आपने जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है, जितना बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं, जितने लोग आपके साथ नीचे हैं, फिर आपको उसी हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, आपको उसी हिसाब से उनकी तकलीफ़ लेनी पड़ती है, उनका पेन लेना पड़ता है, तब जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी मुकाम पे पहुंचती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनी तौर पे अगर मेरे नीचे 100 स्टाफ है तो मुझे 100 का दर्द है। अगर नहीं होगा तो मैं कैसे लेके चलूँगा। और सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। यानी पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने, इस वक्त फौरी रिलीफ की ज़रूरत है, फौरी तौर पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। फ्लड में हम घिरे हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग, अगर वहाँ पे देखा जाए तो इतना बुरा हाल है इंटीरियर सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में, हमारे भाई हैं और वो कितने परेशान हैं। मतलब उनके लिए मैं सबसे आपकी प्रोग्राम के तवज्जो से सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आगे से आगे बढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन डालें। कोई 10 रुपये डाले तो 10 रुपये डाले, कोई दुआ में कंट्रीब्यूशन डाले दुआ में डाले, मगर बात ये कि फैलाएं हाथ अपने उन भाइयों के लिए। वो आपकी जगह, आप भी हो सकते थे उनकी जगह। तो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे रखा है, तो जो कुछ आप हो सके वो कर। हो सकता है कि इसी मदद और इसी भाईचारे के ज़रिए हम इस क्राइसिस से बाहर निकल जाए। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है और फराजुर रहमान साहब ने बहुत सारी बातें की, बहुत प्यारी प्यारी बातें की, जैसे कि उन्होंने मोटिवेशन दी हमारी यूथ को कि आप किस तरीके से जो है मोटिवेट होकर और अपने आप को स्टैंड अप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो इकॉनमी के हालात हैं, जिस तरीके से हम सैलाब में घिरे हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारा एग्रीकल्चर हमारा तबाह होता जा रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपने जैसे देखा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि सैलाब की वजह से मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा बदहाली का और परेशानी का शिकार है। सिंध में जिस तरह के हालात हैं उसके ऊपर भी हम बात कर रहे थे। तो फराजुर रहमान साहब हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करते हैं। जी फराज साहब, हम बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे सैलाब के हवाले से। तो आपकी एक और फर्म है जिसे आपने स्टार्ट किया है, जिसके आप बानी और सदर भी हैं, पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप। तो पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का क्या मकसद था, इसे वजूद में लाने का क्या मकसद था? देखें, ये बेसिकली सोशल वर्ल्ड के अंदर एक तकरीबन कोई 500-700-800 लोग हैं जो जिनको कोई, मैं समझता था कि कोई एक पॉजिटिव रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरह से वो अपने बिज़नेस को ग्रो करें। देखें, जब हम किसी भी एसोसिएशन की बात करते हैं तो टेक्सटाइल की एसोसिएशन है, टाउन एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन है, कमेटीज़ होती हैं, सब चीज़ होती हैं, मगर बात यह है कि कभी ऐसा फोरम वजूद में नहीं लाया गया है कि जहाँ पे ऑल वॉक ऑफ लाइफ एक जगह पे मौजूद हो। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्लब। और इसमें जो है वो हमने ये किया कि सबसे पहले जो है वो तमाम जितने भी हमारे बिज़नेस ओरिएंटेड या बिज़नेस माइंडेड या कॉरपोरेट माइंडेड, इवन के हमारे एक्स मिलिट्री ऑफिसर, हमारे कॉरपोरेट के ऑफिसर, कॉरपोरेट के जो बड़े नाम हैं, वो चाहे उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हों, हमने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि एक जगह पे आप जमा हों, एक दूसरे के साथ एक लॉयसन बने और एक दूसरे के काम आए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। अब वो जो रॉ क्लब्स बने हुए थे, जिनकी वजह से जो है वो आप आपस में जुड़ते थे, मिलते थे, मगर बेमकसद। तो इसमें हमने उनका मकसद एक बनाना जो है वो एक ज़रूरी समझा और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बड़ा तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है और लोग जो है वो इसमें काफ़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे देखें, मुझे खुशी उस वक्त होती है कि जब यहाँ कराची का बिज़नेसमैन लाहौर के बिज़नेसमैन के साथ कोई जेवी साइन करता है, लाहौर का बिज़नेसमैन कराची के बिज़नेसमैन के साथ जेवी साइन करता है। अब इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेसिकली इंसान की हेल्दी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है। इसके साथ आप जुड़ के बैठते हैं तो आपको आइडियाज़ शेयरिंग होती है। अब आप सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर हैं तो आप टेक्सटाइल में ही घूमते रहेंगे, टेक्सटाइल में ही आपका सारा सर्कल रहेगा। जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलेंगे, कोई जो है वो मिनरल्स का काम कर रहा है, तो कोई
कपड़े का कर रहा है, तो कोई आइडियाज प्रोड्यूस होंगे, आपका कहने का तो मकसद है। उससे जो है वो आपको कहीं पे भी कोई मतलब उसके अंदर जैसे कंसल्टेंट्स भी हैं, तो आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में डालते हैं कि जी हमें फला जगह प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई कौन है हमारे मेंबर्स में कि जी जो हमारे लिए हल करेगा। और मेंबर्स भी माशाल्लाह बड़े इफ़ेक्टिवली उनके लिए मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कमेटीज़ भी बनाई हैं, इसमें हम कमेटीज़ बना के जो है वो उन लोगों को जो उस कमेटीज़ में रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों को हमने उस कमेटीज़ का चेयरमैन बनाया, ताकि ये कि वो ना सिर्फ उनको बिज़नेस भी मिले उससे, बल्कि वो उनको बेहतरीन किस्म का सजेशन भी दें। और डीप मॉनिटरिंग हम इसकी कर रहे हैं और इसकी बाकायदा प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जीएस और ये सारा एक प्रॉपर तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें काफ़ी कामयाबी हमें मिली है। चलें, इसमें तो कामयाबी मिली, इसका मतलब है कि अभी भी ज़रूरत थी इस चीज़ की जिसकी वजह से आपने ये आइडिया प्रोड्यूस किया। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी जो है एक और कंपनी भी है जो कि शिपिंग है, उसमें लॉजिस्टिक्स भी आ रहा है, तो उसे आप क्या देखते हैं कि वो सेक्टर इस वक्त किन हालात को फेस कर रहा है? बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे भी अपने बड़े भाई से कोड हुई कि हमारे वालिद ने कहा था कि जब शिपिंग इंडस्ट्री जो है उस पे क्राइसिस आए तो समझ लो कि जंग है या जंग हो रही है। तो क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी जो है जी इस वक्त आप ये समझ लें कि जो शिपिंग पे ऐसा क्राइसिस, मैंने 16 साल से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे अटैच हूँ। 16 साल में ऐसा क्राइसिस मैंने कभी नहीं देखा, और लोग बताते हैं कि उन्होंने 100 साल में ऐसा क्राइसिस नहीं देखा। तो इसी तरह इस वक्त देखने में आ रहा है। जी, जो इस वक्त देखने में आ रहा है, जो 2000 रुपये का कंटेनर था वो 12,000 रुपये, 14,000 रुपये, $20,000 पे पहुंच चुका है। प्राइसेस इस कदर इंक्रीज़ हो चुकी हैं कि एक इंसान जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है वो टोटल $2,000 कंटेनर पे बचा रहा होता है, जबकि $6,000 वो फ्रेट दे रहा होता है, ठीक है ना। और इतनी अंधी मची हुई है कि शिपिंग कंपनियों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो शिपिंग कंपनीज़ को या फिर वो लॉजिस्टिक्स को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। प्राइसेस देखें ना, बात ये है कि बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेबर का इशू है उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, ओवरहेड और मुख्तलिफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं हर जगह पे, मगर शिपिंग कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ होए चले जा रहे हैं। मतलब ये सूरत हाल हो गई है कि आप जानबूझकर वो कोविड के बाद से लेके अब तक आपने उस इंडस्ट्री को रिवाइवल किया ही नहीं। अगर 12 जहाज़ चलते थे तो आप 4 जहाज़ चला रहे हैं ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाए, कितना प्रॉफिट आप कमाएंगे। मगर क्योंकि आप बिल्कुल अपने मतलब ये समझ लीजिए कि आपने अपनी शिपिंग इंडस्ट्री तो तबाह कर दी है, तो हमारी अपनी नेशनल शिपिंग जो वो है उसमें तो जहाज़ ही नहीं है, और जहाज़ हैं भी तो वो कारगर नहीं है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर लोगों को अट्रैक्शन दे ताकि लोग इन्वेस्ट करें। यहाँ इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। बात ये कि ये बड़ी जोग्राफिकली बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पे हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इन्हेंस करें, जिसके ज़रिए से हम अपने यानी ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से अपने ट्रेड को दोबारा बहाल करें, और उसके साथ साथ हम जो है वो शिपिंग कंपनीज़ के ऊपर तवज्जो दें, हम टूरिज़म के ऊपर तवज्जो दें, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे हम जो है वो इस वक्त फौरी तौर पे ना सिर्फ बहुत अच्छा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम इससे ले सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे क्राइसिस से इस वक्त निकल सकते हैं बाहर। तो इस वक्त बात ये है कि सियासी बात नहीं करूँगा, मगर जब सियासतदान ने बोला था उससे बहुत पहले मैं बोल चुका था कि हमें ज़रूरत है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की नहीं, बल्कि चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात मैंने आज से 3 साल पहले की थी। और अगर हम एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि 10 साल की, 20 साल की ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी पे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इस इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं छेड़ेगा। और वो इकोनॉमिक पॉलिसी सिवाय बिजनेसमैन के जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो बड़े जो इसको चीज़ों को समझते हैं, जो मामलात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको बैठना चाहिए। बात यह है कि तो इस पे आपकी एसोसिएशन जो है वो क्या काम नहीं कर पा रही? क्या वो इख्तिदार वालों को ये बात नहीं पहुंचा पा रहे कि किस तरीके की क्राइसिस वो लोग फेस कर रहे हैं और किस तरीके के इक़दाम उन्हें लेने चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, फेडरेशन लेवल पे भी, कराची चैम्बर लेवल पे भी, और टाउन एसोसिएशन हो, चाहे वो
बिल्डर्स डेवलपर की ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन हो, चाहे वो टेक्सटाइल की ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन, सब में काबिल लोग बैठे हुए हैं। और ये सारे लोग मुस्तकिल बुनियादों पे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि स्टेक होल्डर को साथ में शामिल कर लें। जी, ठीक है। और जब स्टेक होल्डर के बगैर शामिल किए जो पॉलिसी बनेगी, वो पॉलिसी दूरस्थ हो ही नहीं सकती। तो पॉलिसी जो है वो स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बनाए, और जो चैम्बर्स हैं उनको उनका हक दिया जाए। जैसे कि दुनिया भर के अंदर आप वियतनाम चले जाएं, आप दूसरी ऐसी कंट्रीज़ चले जाएं जहाँ पे जो है वो बहुत बाद में, हमारे बाद उन्होंने सिविलाइजेशन या हमारे बाद ट्रेड शुरू किया, तो वो आज कहीं से कहीं उनकी एक्सपोर्ट पहुंच चुकी है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपने चैम्बर्स को, अपने फेडरेशंस को, अपनी एसोसिएशंस को जो है वो आगे रखते हैं, और उनके ज़रिए से वो पॉलिसीज़ को लेकर और आगे ग्रो की तरफ जा रहे होते हैं। मैंने आपसे 3 सेक्टर की बात की सिर्फ, अगर सिर्फ 3 सेक्टर पे ये तवज्जो दे दी जाए, मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि ये 1 साल के अंदर हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। नंबर 1 शिपिंग, ठीक है, ये हमें अपनी शुरू करनी पड़ेगी। नंबर 2 हमें अपनी जो है वो वाटर फ्रंट को यूज़ करना पड़ेगा, हमें ट्रैवल एंड टूर्स के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें लॉ एंड ऑर्डर, यानी ये सारी चीज़ें इसी सेक्टर के साथ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, टूरिज़्म होगा तो डेफिनेटली आपके पास फॉरेन एक्सचेंज इतना बड़ी तादाद में आएगा कि आप उसको बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर आपको जितना टूर आता है फॉरेन एक्सचेंज, उससे कई गुना ज़्यादा आएगा। नंबर 3 आपको जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है वो आपकी जो कोई भी शख्स जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर जब आ रहा हो, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो आप बिल्कुल, यानी उसको ड्यूटी फ्री कर दें, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर आप जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। देखने में आता है यहाँ तो टैक्स डबल करने की बात होती है, आप कह रहे हैं ड्यूटी फ्री कर दें, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? उसकी वजह ये है ना कि देखें, अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बाहर भेजते हैं और फिर आप मंगवाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन अब यहाँ बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है, चिप यहाँ नहीं बन रही, चिप बाहर से आ रही है, तो वो चिप भी बने यहाँ पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया कि अगर वो मशीन यहाँ आके कोई बंदा लगाए, उसे हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ इंजन की असेंबली नहीं बन रही और बाकी सामान बन रहा है, और जो सामान नहीं बन रहा है, तो उसके लिए एडवांटेजेस दिए जाएं कि भाई आप ये इंडस्ट्री लेके यहाँ लेके आएँ, हम आपको ये इतने साल तक 10 साल तक टैक्स फ्री कर देंगे, 5 साल तक टैक्स फ्री कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ना सिर्फ उसको समझते हैं बिजनेसमैन, और बल्कि वो इंडस्ट्री को यहाँ पे ला के ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कोई बहुत बड़ा वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फराज साहब, मैंने देखा क्योंकि MY डेवलपर्स और आप जो है हमारे आबाद के भी जो है फाउंडर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने उसके अंदर भी बड़ी सारी अपनी खिदमात अदा की हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट के हवाले से होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे और अब हम बात करेंगे आबाद के ऊपर, यानी कि बिल्डर्स एसोसिएशन के ऊपर। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हाउस ऑफ कॉमर्स में, और हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त बिल्डर्स एसोसिएशन के ऊपर। तो फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फराजुर रहमान साहब, मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि बिल्डर्स जो एसोसिएशन है उसके अंदर भी आपने काफ़ी कलीली किरदार अपना अदा किया है। तो मुझे बताइएगा कि आजकल बिल्डर्स एसोसिएशन जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो किन हालात का शिकार है, और ये सेक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एसोसिएशन है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है कि जो कि एक बहुत बड़ी एक रिप्रेजेंटेशन बॉडी है जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनके मसाइल को। और बिल्डर एंड डेवलपर्स के अंदर सारी रॉ लेबर जो है वो इसके अंदर जो है वो आप समझें कि यूटिलाइज़ होती है। तो हमारी जो सबसे अहम ये समझ लीजिए कि एक एक बिल्डर के बाद लाखों लेबर जो है ना, वो हमने जो है वो इंडल्ज की भी होती है, जिसकी वजह से आगे जो है वो फ्यूचर में उनकी जो समझ लें कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं और बाकी मसाइल हैं, वो सब चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं। अगर वो लेबर जो है
उसके बारे में एक साहब से मैंने अर्ज़ किया कि देखिए 2 चीज़ें कर सकती है, तो बेलचा चला सकती है या बेलचा मार सकती है। जी हाँ। ठीक है ना? तो हमें ये देखना चाहिए कि बिल्डर इंडस्ट्री को किस तरीके से हम फौरी इमीडिएट रिलीफ दें, और इसको जो इस वक्त जिस पोजीशन में वो खड़ी है, एक अनसर्टेनिटी की पोजीशन में बिल्डर इंडस्ट्री है, उस अनसर्टेनिटी की पोजीशन से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। आपने देखा होगा कि जी हमारे मोहसिन शेखानी साहब जो आबाद के चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ भी रहे, उन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन किया। उसकी वजह यह है कि वो मसाइल को हल नहीं कर पा रहे थे। किसी भी फोरम पे वो जब जाते थे तो उनकी जो सुनवाई है वो उस तरह से नहीं हो पा रही। हो ये रहा है कि सीमेंट, सरिया और ये तमाम चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कॉस्ट चली गई हैं। इन्फ्लेशन जो है वो कहीं से कहीं चला गया है, और बिल्डर जो है वो अगर प्राइसेस इंक्रीज़ भी कर रहा है तो भी ज़ाहिर है कि वो माल कैसे बेचेगा। ये बात जो है वो, क्योंकि प्राइस अब लो कॉस्ट हाउसिंग का तो सिरे से वजूद ही ख़त्म हो गया ना। जी हाँ। तो अब इसमें जो है वो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो आबाद को एक शेल्टर दे, क्योंकि देखें पहले होता ये था कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करती थी, और उसके ज़रिए से यहाँ पे लाखों लोग हैं कि जिन्होंने आज घर बना लिया, और उसकी एक बहुत अच्छी जो है वो एक प्रोसीजर था कि जी बेवा हो गई तो उसका लोन माफ़ कर दिया जाता था, और उसने जो है वो कोई जॉब इश्यूज़ हो गए तो वो जो घर आपका फ़ौरन कोई कुड़की में नहीं आ जाता था, काफ़ी अर्सा वो उसके अंदर वो सस्टेन करते थे, उसके बाद उसका लोन वो रिटर्न होता था। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस पे काम कर रहे हैं HBFC वाले। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर स्कीम लोन आया तो उस लोन से कोई खातिर ख्वाह मैं नहीं समझता कि लोगों ने बेनिफिट उठाया। अगर उसी की जगह वो ये करते कि किसी तरीके से वो HBFC को मज़ीद फ़ंड करते, और HBFC के ज़रिए से वही काम, यानी जो ऑलरेडी HBFC की एक्सपर्टीज़ है तो उसको अगर वो मज़ीद एक्सपेंड करते तो मैं समझता था कि हम ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले सकते थे। दूसरा ये कि हमें ज़रूरत है कि हम इस वक्त ऑयल, ये अपनी जो सीमेंट की प्राइसेस हैं और सरिये की प्राइसेस है, अगर ये किसी वजह से माफिया इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और प्राइस बढ़ रही हैं तो उसको फौरी तौर पे रोका जाए, और इंडस्ट्री के मफाद में यहाँ पे जो, जैसे कि अभी आपने नस्ला टावर और दूसरे वाक़यात, जी हाँ, जो नस्ला टावर तोड़ फोड़ की जो एक मुहिम चलाई हुई है उसको रोकने की ज़रूरत है। तोड़ फोड़ जो है वो लोगों का एतमाद जो है वो ख़राब कर रही है, जिसकी वजह से बिल्डर के पास फ़ोन आते हैं कि जी हमें कौन सी ऐसी NOC मिल जाएगी कि जिससे हम जो है ये बेफिक्र हो जाएं कि जी हम जो घर ले रहे हैं वो हमारा टूटेगा नहीं। तो बात ये कि बड़ी अनसिक्योरिटी सी फील कर रहे हैं आप। तो इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है कि इनका एतमाद बहाल किया जाए, बिल्डर इंडस्ट्री का एतमाद बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारी जो सबसे बड़ी जो रॉ लेबर है उसको ये सपोर्ट करती है, और यही मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि जब कभी भी आपकी 72 अलाइड इंडस्ट्री इनके साथ कनेक्टेड है जी, प्लस ये लेबर को सपोर्ट करती है, तो मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल जो है वो मराद देनी चाहिए ताकि ये आगे से आगे लेके जाएं, लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे मंगाएं। उसके ज़रिए से मैं समझता हूँ कि ये जो है हम फिर दोबारा आवाम-उन्नास को लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स दे सकें। तो आप क्या समझते हैं अभी आवाम का जो एतमाद है वो बिल्कुल टूट गया है? जी, आवाम बिल्कुल जो है वो इस वक्त इनका एतमाद नहीं रहा, और जिसकी वजह सिर्फ ये है कि जो चीज़ें जो ज़ाहिर है कि किसी भी ज़माने में किसी ने भी अगर कोई अनफॉर्चुनेट पेपर लेके पास कर दिया और बन गया तो बना तो आपकी नज़रों के नीचे है ना। बिल्कुल, जैसे भी आपने बात की NOC की, तो आवाम वाकई किस चीज़ पे एतमाद करे? वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी चीज़ आप दिखाएं तो आवाम को समझ में आए कि वाकई ये एक ऐसी ऑथेंटिक चीज़ है कि मेरे पैसे और मेरा घर इससे जो है आबाद रहेगा, हम सिक्योर रहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो ये होता है ना कि जब आप कोई नक्शा लेते हैं तो सबसे पहले आप ज़मीन के कागज़ दाखिल करते हैं, वो वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई होने के बाद आपका प्लान दाखिल होता है। प्लान दाखिल होने के बाद उसमें कोई 6-8 महीने, साल भर का अरसा लग जाता है बाज़ दफ़ा, जब वो आपका प्लान अप्रूव होकर आपके हाथ में आता है। फिर आप उसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग दाखिल करते हैं, फिर आपका स्ट्रक्चर पास होकर आता है, उसके बाद आपको सेल NOC मिलती है, फिर आप प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं। इतना लंबा प्रोसीजर है जिसके लिए आपको SBCA के अंदर रजिस्टर्ड बिल्डर होना भी ज़रूरी है जी, जिसके अंदर आपको जो है आबाद से रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उनके ज़ाहिर है कि इश्यूज़ तो आते हैं, किसी का कैंसलेशन का इशू है, किसी के नॉन पेमेंट का इशू है, किसी के
प्राइस एक्सक्लेशन का इशू है। तो ये सारे इश्यूज़ आते हैं, हर इंडस्ट्री में आते हैं, ये हल होने के लिए होते हैं, मगर इसका कतई मकसद ये नहीं है कि इन इश्यूज़ को सामने रखते हुए जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हों जिससे जो है वो आवाम का एतमाद जो है वो इस इंडस्ट्री पे से हट जाए। क्योंकि हर कोई तो बिल्डर नहीं बन सकता ना। अब बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 120 गज़ का मकान भी आप पास कराने जा रहे हैं तो आप बगैर रिश्वत के नहीं करा सकते। तो रिश्वत का रेशो जो है वो कम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं या एसोसिएशन क्या कर रही हैं? इस तरह की माफियाज़ को किस तरह फेस कर रहे हैं आप लोग? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि हम लोगों का काम ये है कि आवाज़ उठा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी। इसमें ज़ाहिर है काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो बिल्डर्स की जानिब आएँ, बिल्डर सेक्टर की जानिब आएँ, कंस्ट्रक्शन में आएँ। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटनेस नहीं होगी कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े बिल्डर्स फेस कर रहे हैं? देखें, अभी बहरिया वालों ने जो अपना बहरिया कराची है उसकी वजह से काफ़ी जो क्राउड है वो यहाँ अट्रैक्ट हुआ और काफ़ी जो लोग हैं वो स्टेट के बिज़नेस के अंदर आए, क्योंकि वो जो है एक अच्छा इंसेंटिव भी दे रहे हैं और इंसेंटिव देने के बाद जो है वो लोग ग्रो हो रहे हैं वहाँ से। तो मगर ये कि ये मेरे हिसाब से जो मैं इसको समझता हूँ ये एक आर्टिफिशियल मार्केट है और एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट की हुई है। मगर ये कि अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि वो अगर हो भी रहा है तो वो बिल्कुल हो, मगर बात ये है कि शहर के जो बिल्डर्स हैं उनका क्या कसूर? ठीक है ना। किसी एक जगह को आबाद करने के लिए दूसरी जगह को आप बर्बाद करें, ये फार्मूला ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है ना। और जाहिर है कि आप अंदाज़ा करें कि जब से बहरिया कराची लॉन्च हुआ है, क्या उसके बाद से लेके आज तक कराची में कोई सड़क बनी है? क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप हुआ है? जी हाँ, तो बिल्कुल। बात ये है कि जब वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होके वो इतना बड़ा शहर डेवलप कर सकते हैं, तो क्या हम कराची को डेवलप नहीं कर सकते? क्या हमारे रिसोर्सेज उस बिल्डर यानी बिल्डर से भी कम है? एक बिल्डर ही है ना वो। तो बात ये कि वो जादू की छड़ी चला के वो सारा वो पानी भी सिमट जाता है, सब चीज़ सही हो जाती है। और हमारे यहाँ पूरे कराची के अंदर जो है वो एक नाला सही नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरिया का आप हाल देखें, बुरा हाल है। वहाँ पे आप गाड़ियाँ लेके जाएं तो फिर बस मतलब अल्लाह अल्लाह करके आप गवर्नमेंट ने कचरा उठाने की कितनी मरतबा दावे किए पर वो उसमें भी नाकाम रहे। उसके लिए भी हमें किसी गैर मुल्की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। आप कराची को बहरिया टाउन के हवाले कर दें, पूरा आपका कराची बेहतरीन हो जाएगा। सिस्टम की ज़रूरत होती है, उन्होंने सिस्टम बनाया, वो काम कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। बात यह कि हमें सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि अगर ये सिस्टम बन गया एक दफ़ा कराची शहर का, तो फिर सियासत जो है ना वो ग्राउंड पे नहीं होगी। सियासत अपर लेवल पे होनी चाहिए। लोगों की जो बेसिक नीड है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, सियासत का तो बहुत बुरा हाल है। इकोनॉमी की भी बहुत सारी बातें हुई। फराजुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए, आप इतने सारे मामलात में फंसे हुए हैं, इतनी सारी कंपनीज़ को देख रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं, तो फैमिली को टाइम किस तरीके से दे पाते हैं? बस वो ये बड़ा एक टिपिकल होता है। बाज़ दफ़ा जो है वो फैमिली नाराज़ हो जाती है, फिर मनाना पड़ता है, फिर एक आध एक्टिविटी आपको उस दिन की डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है, तो हो जाता है। बात ये है कि वो भी देख रहे हैं कि हम ज़ाहिर है कि मुल्क व मिल्लत की खिदमत में लगे हुए हैं। हमारा मकसद तो यही है ना कि हम अपनी यूथ को किसी तरीके से ग्रो करें, कि एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज़ करें, किसी तरीके से अपना इनपुट डालें। जो लेगेसी मुझे मेरे फादर की तरफ से मिली, उन्होंने काटी की बुनियाद रखी, उन्होंने आबाद की बुनियाद रखी, तो मैं भी कोशिश में लगा कि जी पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप की बुनियाद रखी। तो ये लेगेसी जो होती है ये आपके पास ट्रांसफ़र होती है। अब आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उसके अंदर अपना इनपुट दें। कल को मैं भी चाहूँगा कि मैं अपनी औलाद को बेहतर पाकिस्तान दे के जाऊँ। तो ये सोच जब इंसान के अंदर होती है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और उसका जो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज़ आते हैं, मगर ज़ाहिर है जैसे सब रिज़ॉल्व कर लेते हैं वैसे हम भी रिज़ॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। फराज साहब, सुनने में आया है कि काटी के अगले इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं वो आप होने जा रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? 2022-2023 के हवाले 2022-2023 के लिए जो है वो कोरंगी एसोसिएशन ने जो है वो मुझे नॉमिनेट किया है और उसमें एस एम मुनीर साहब, ज़ुबैर छाया साहब और मसूद नकी साहब, सेनेटर अब्दुल हसीफ खान साहब
ये सारे हमारे जो है वो लीडरान हैं, मेरे बड़े भाई फरहानुर रहमान साहब, मैं सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस एतमाद का मुजाहरा किया। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडस्ट्री की जो मसाइल हैं उनको ना सिर्फ ग्राउंड लेवल पे जाके उसको माइक्रो लेवल पे उसको हल करें। और जो है बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, बहुत चैलेंजेस हैं इकनॉमिकल हवाले से, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, लेबर की शॉर्टेज, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जो इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ, पानी का बहरान और सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं आपको पहले ही हाल बता चुका हूँ कि ऐसा बुरा हाल है वहाँ पे। फराजुर रहमान साहब, सुनने में आया है कि अभी गैस प्राइसेस भी बढ़ने जा रही है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि पहले ही इतनी सारी मुश्किलात, उसके ऊपर एक और बम इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर डाला जा रहा है। 2 साल से तो बम ही फूट रहे हैं, कभी बिजली का बम, कभी पेट्रोल का बम, कभी गैस का बम, फिर बिजली का, फिर गैस का, फिर अब बात ये कि आपके पास जो पिछली 10-20 साल से जो हुकूमतें रहीं, उन्होंने अपने रिज़र्व्स बढ़ाए नहीं, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई नहीं, उन्होंने उस हिसाब से कॉलोनीज़ बनाई, उन्होंने पीछे से आउटपुट देखा नहीं। तो अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दुनिया भर के अंदर क्राइसिस इस वक्त हैं, गैस पे, ऑयल पे, सारी चीज़ों पे क्राइसिस है। और अगर इस चीज़ के साथ हमें जीना है तो फिर बात ये है कि मैं समझता हूँ कि किसी ऑल्टरनेट की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि किस तरह से हम ऑल्टरनेट एनर्जी के कोई ना कोई वर्किंग करें। सोलर पे अच्छी पॉलिसी दी है गवर्नमेंट ने, और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि ईवी के ऊपर भी कोई अच्छी पॉलिसी दें, लोग ट्रांसफ़र हों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर, ठीक है ना, ताकि सीएनजी और बाकी चीज़ों से जो है वो हम जो गैस बचाएं वो इंडस्ट्री को दें। और इंडस्ट्री यकीनी तौर पे इस लोड को तो संभाल लेगी, मगर जो इंटरनेशनल क्राइसिस अभी आपको फूड फ्लड की वजह से जो अब आपको आने वाला है, जो क्रॉप का क्राइसिस आपको अभी आने वाला है, असल तो उस एग्री के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। जो हमारी एकड़ों पे फैली हुई ज़मीनें हैं उनको हमें किसी तरीके से पुराने सिस्टम के तहत, जब 30 साल ज़मीनें एग्रीकल्चर के लिए दी जाती थीं, उसी तर्ज पे हमें वो ज़मीनें दे के एक सोलर प्लांट लगा के दें और एक फैमिली को हम या 2 फैमिलियों को वो सपोर्ट के लिए उसको दें। तो इस तरह से हमारी ना सिर्फ ये कि क्रॉप्स जो है वो बन जाएंगी और जो हमारे वाफिर क्रॉप्स आएंगी तो एक्सपोर्ट भी होंगी, तो हमारी इंडस्ट्री को, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर कराची का मज़ाफ़ात, बड़ापरा, नूरियाबाद तक बहुत ज़मीनें मौजूद हैं, यकीनन प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, नाकला ज़मीनें भी हैं। तो इनके ऊपर जो है वो हमें फ़ौरी तौर पे एग्री के ऊपर जो है ना वो हमें काम करने की ज़रूरत है। जी, आखिरी मेरा सवाल है आपसे फराजुर रहमान साहब कि आप यूथ को चाहते चाहते क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हमारी यूथ को, लेकिन फिर भी आखिर में आपका। मैं वही मैसेज देना चाहूँगा जो कायदा आज़म ने दिया, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। बात यह है कि कौम में डिसिप्लिन ना हो तो कहीं की नहीं रहती, यूनिटी ना हो तो भाई भाई नहीं रहता, फेथ आपका होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, आप सारी मंजिलें तय कर जाते हैं। यकीनन ये 1965 की जंग में हमारे बड़ों ने भी सर्वाइव किया, 71 की जंगों में भी सर्वाइव किया, तो ये वक्त भी है, गुजर जाएगा। तो आप लगे रहें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो एक अपनी मिसाल आप बनेगा, मगर हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। जैसा नाज़रीन आपने सुना, फराजुर रहमान साहब ने कहा कि हमें यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए, फेथ करना ज़रूरी है, और हम पूरी उम्मीद हैं कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान को कामयाब और डेवलप कंट्री में देखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपनी दुआओं में हमें और पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।